हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन। और आज के इस करंट अफेयर सेशन में डिस्कस करेंगे 17 और 18 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स है आपके आने वाले सभी एग्जाम, विशेष तौर पर एसएससी और रेलवे द्वारा जो एग्जाम ली जाती है उनके करंट अफेयर सेक्शन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहले देखेंगे एमसीक्यू और फिर देखेंगे इस एमसीक्यू से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशंस, ताकि जो एग्ज़ाम है उसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन यदि उस चीज़ से रिलेटेड पूछी जाए तो आप उसका सही आंसर दे पाएँ। चलिए आप देखते हैं एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इससे पहले बता दूं 1 से 10 अक्टूबर तक का जो करंट अफेयर्स है रिवीजन सेशन डाला गया है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर जाके, जहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसके थ्रू आपको सारी लिंक्स मिलती रहेंगी। इसके साथ ही बात करते हैं आगे, तो आप अगर झारखंड से रिलेटेड हैं, झारखंड के भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो उसके जो टॉप 100 करंट अफेयर्स का पार्ट 1 जो 1 से 10 अक्टूबर के बीच का है वो भी आप देख सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ बता दें, ये सब देखने के लिए आपको बस हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करते ही आपको एक जो बेल का आइकन है वो दिखेगा। इस बेल आइकन को आपको प्रेस कर लेना है, जिसके द्वारा आपको सभी नोटिफिकेशन यूट्यूब पर मिलती रहेंगी और समय समय पर आप अपने करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहेंगे, जिससे आपके एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर बनते जाएंगे। अब चलिए देखते हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स हैं, पहले हम लोग इसका एमसीक्यू देखेंगे, फिर इससे जुड़ी हुई वो सभी बातों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। आखिर तक बने रहेंगे वीडियो के साथ, ताकि आपको जो इतने भी करंट अफेयर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उसकी जानकारी आपको मिल जाए। और इसके साथ जो है बहुत सी स्टैटिक चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एग्जाम में जो है इन करंट अफेयर से जुड़ी हुई स्टैटिक चीज़ें भी काफ़ी बार पूछी जाती है। अब चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन फेडरेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर माइकल ईरानी, तमासंजन, श्याममाला सेठी या फिर छाया दत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन फेडरेशन है इसका नया अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर माइकल ईरानी। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन फेडरेशन जो है उसका नया अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर माइकल ईरानी, और ये ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। ध्यान रखेंगे ये भारतीय मूल के हैं और अब ये जो है ब्रिटेन में जो है नागरिकता प्राप्त करके रहते हैं। तमासंजन जो है इनके जगह पहले जो अध्यक्ष थे वे थे, और इन्हीं के स्थान पे माइकल ईरानी को जो है नियुक्त किया गया है। आपको बता दें इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है उसका हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट में, और इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। ये जो बुडापेस्ट है ये हंगरी देश में है, हंगरी में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूनेस्को का अस्थायी प्रतिनिधि भारत की ओर से किसे बनाया गया है? ऑप्शन से विशाल वी शर्मा, जावेद अशरफ, टीएस त्रिमूर्ति या फिर सैयद अकबरुद्दीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विशाल वी शर्मा है इनको यूनेस्को का अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। यूनेस्को के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे भारत की ओर से। एक चीज यहाँ पे बता दे कि जो जावेद अशरफ हैं वो विशाल वी शर्मा से पहले यूनेस्को में भारत की ओर से रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और इसके बाद जो है अभी एक चीज और बता दे, टीएस मूर्ति जो है, टीएस त्रिमूर्ति, ये यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली है, महासभा है, उसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। और आपको बता दें इसके जो पहले मतलब कि टीएस त्रिमूर्ति से पहले जो थे वो थे सैयद अकबरुद्दीन। सैयद अकबरुद्दीन अब उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, और अब उनके जगह पे टीएस त्रिमूर्ति यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। तो जो यूनेस्को है, यूनेस्को में अस्थायी प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि है वो विशाल वी शर्मा को बनाया गया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार जो है इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ध्यान से इसको देखेंगे। इसके बाद इसकी स्थापना की बात की जाए यूनेस्को की, तो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ध्यान रखेंगे कई स्टूडेंट जेनेवा जो है वो इसका राइट आंसर समझते हैं, लेकिन जेनेवा नहीं है, इसका राइट आंसर पेरिस है। और साथ ही आपको बता दें यूनेस्को का जो काम, सबसे बड़ा काम अभी जो दिखाई देता है वो है
कि दुनिया भर में जितने भी विश्व विरासत हैं उनको एक सूची में जोड़ना है। उसको बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसको एक सूची में जोड़ा जाता है। और अभी भारत में कुल 38 विश्व विरासत जो है वो इस सूची में शामिल किए गए हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा 5 जो ऐसे विश्व विरासत हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़े गए हैं। और सबसे पहले 1983 में जो है 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जोड़ा गया था। इनमें थे आपका एलोरा, अजंता और इसके साथ ही ताजमहल और इसके साथ ही जो आगरा का किला है, लाल किला जिसे कहा जाता है आगरा का, उसे जोड़ा गया था। चलिए बात करते हैं अब आगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको NSG भी कहा जाता है। NSG जो है उसके 36वीं स्थापना वर्ष कब मनाई गई? ऑप्शन है 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या फिर 17 अक्टूबर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए NSG जो है पहले इसके बारे में बात कर ले तो NSG जो है वो भारत के सभी VVIP जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनका जो है वो सुरक्षा करता है। और इसके साथ ही इसकी स्थापना जो है वो जो भारत की पूर्व महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इनकी हत्या के बाद इसकी स्थापना की गई थी। और आपको बता दें इनको ब्लैक कैट्स के भी नाम से जाना जाता है और ये कमांडो होते हैं। इनका डायरेक्टर जनरल जो है अभी अनूप कुमार सिंह है और इनकी स्थापना हुई थी जो है वो 16 अक्टूबर को ही हुई थी, इसलिए 16 अक्टूबर को इसका जो है स्थापना वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैटल ऑफ बिलोंगिंग। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग एक्चुअली द बैटल ऑफ बिलोंगिंग है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन से शशि थरूर, सुब्रमण्यम स्वामी, के कस्तूरीरंगन, पी चिदम्बरम। देखिए पी चिदम्बरम तो आपको पता होगा कि कांग्रेस के समय में ये वित्त मंत्री थे। के कस्तूरीरंगन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नई वाली 2020 में जो आई है उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके हेड थे, उसके जो मेन थे वो के कस्तूरीरंगन ही थे। और साथ ही साथ सुब्रमण्यम स्वामी पता होगा ये बीजेपी लीडर हैं काफ़ी फेमस और साथ ही साथ हार्वर्ड के प्रोफेसर भी हैं। और शशि थरूर की बात की जाए तो ये काफ़ी फेमस राइटर हैं, कांग्रेस के पार्टी से ये बिलोंग करते हैं लेकिन ये राइटर के रूप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो ये द बैटल ऑफ बिलोंगिंग है ये तो सबसे पहले शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। देखिए द बैटल ऑफ बिलोंगिंग है ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है और इसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रवाद मतलब कि नेशनलिज्म और इसके जो बढ़ते इम्पैक्ट है उसको लिखा है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में तो लिखा ही है, साथ में इसमें प्रमुख रूप से भारत की भी चर्चा की है कि भारत में जो राष्ट्रवाद है वो कैसे बढ़ रहा है और उसके क्या क्या इम्पैक्ट भारत के राजनीतिक, आर्थिक और इसके साथ साहित्य के क्षेत्रों में पड़ रहे हैं। यह जो किताब है यह शशि थरूर की किताब, उनकी एक किताब है वाई आई एम अ हिंदू, वाई आई एम अ हिंदू, इसी का अगला पार्ट है, इसी का जो अगला पार्ट है वो ये किताब है। कौन सा किताब? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। माई टाउन माई प्राइड, माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम जो है वह किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? ऑप्शंस इसके जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों है। ऑप्शन से जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इनके द्वारा ये जो पहल है, ये जो योजना है वो शुरू की गई है। और ये जो योजना है इसके तहत विभिन्न प्रकार की जो सरकारी सेवाएं हैं वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को उनके घरों तक, विशेष तौर पर जो शहरों में रहते हैं उनको दिया जाएगा। आपको बता दें जम्मू कश्मीर जो है इसके रिलेटेड जो आर्टिकल था 370 उसको हटा दिया गया था बीजेपी सरकार द्वारा 2019 में और इसके बाद इसका जो रिलेटेड आर्टिकल है 35A इसको भी रिमूव कर दिया गया था। चलिए बात करते हैं आगे। कपिला कलाम योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? कपिला कलाम योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन से रमेश पोखरियाल निशंक, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कपिला कलाम योजना है यह रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा शुरू किया गया है। ये जो कपिला है इसका जो फुल फॉर्म है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कपिला का फुल फॉर्म है देखिए कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी अवेयरनेस कैंपेन। कलाम का जो फुल फॉर्म है, जो कलाम कपिला जो योजना है उसका जो फुल फॉर्म है कपिला का खास तौर से वो है
कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी अवेयरनेस कैंपेन। और इसके तहत जो बौद्धिक संपदा होती है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है कि कैसे उसको सुरक्षित ढंग से दुनिया के सामने हम पेश कर सकते हैं, और वो जो आइडिया है, जो बौद्धिक संपदा है, उसे कोई और चोरी ना कर ले। एक्चुअली जो ये बौद्धिक संपदा है, ये क्या होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो है अपना खास प्रकार का एक प्रॉपर्टी है जो आपके दिमाग में आता है, और यदि आप उससे कोई चीज बनाना चाहते हैं तो क्या होता है, कई लोग आपके आइडिया को चोरी कर लेते हैं, और यही जो है इसी का सुरक्षा करना होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो सुरक्षा है वो। ठीक है, जो कपिला कलाम योजना है, ये भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा शुरू किया गया है, और इसके तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक जो है वो भी मनाया जाएगा 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक क्या मनाया जाएगा, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक। ठीक है, 15 अक्टूबर जो है एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और इसे विश्व विद्यार्थी दिवस, ध्यान रखेंगे, विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या फिर 17 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, और दुनिया भर से गरीबी को खत्म करना ही इसका लक्ष्य है, और या फिर गरीबों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका मेन टारगेट है। इस वर्ष का थीम, मतलब कि 2020 का जो थीम है वो है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस टू ऑल, मतलब कि सभी को जो है न्याय दिलाने के उद्देश्य से जो है एक प्रकार का एनवायरनमेंट तैयार करना है ताकि सभी को न्याय मिल सके, और इसमें खास तौर से यही है कि गरीबों को न्याय मिल सके। इसकी शुरुआत, मतलब कि इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो 22 दिसंबर 1992 से हुई थी, और संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन, जो महासभा का अधिवेशन होता है, उसमें प्रमुख रूप से इसको मनाने की घोषणा की गई थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कामुदी मुंशी, ये एक महिला है गुजरात से। कामुदी मुंशी का संबंध किस राज्य से है? तो मैंने तो आंसर बता ही दिया, ये गुजरात से हैं। ठीक है, और इनको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ गुजरात, ये इंपॉर्टेंट है, नाइटिंगेल ऑफ गुजरात कहा जाता है कामुदी मुंशी को, और ये प्रमुख रूप से संगीत के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और गायन भी करती थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पद्मश्री प्राप्त महाकवि अकीतम अच्युतन नाम्बोथरी, अकीतम अच्युतन नाम्बोथरी, ठीक है, थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, साउथ के हैं तो ठीक है ना। ये किस भाषा से संबंधित हैं, किस भाषा के ये जो है महाकवि के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन है तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या फिर डोंगरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो आपके अकीतम अच्युतन नाम्बोथरी हैं वो बेसिकली मलयालम, जो मलयालम भाषा है उससे जुड़े हुए हैं, और इनको जो है महाकवि के रूप में जाना जाता है, इसीलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको पद्मश्री भी दिया गया था 2017 में। इन्होंने 46 से भी ज़्यादा साहित्य, उपन्यास तथा कविता संकलन किया था। ठीक है, और इनके लिए 2017 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह, एनटीपीसी के जो सीएमडी हैं, सीएमडी मतलब कि जो आपके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो आपके गुरदीप सिंह हैं, वो कब तक पद पर बने रहेंगे? इनको सेवा विस्तार दिया गया है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ है। ऑप्शन से 2025, 2026, 2020 या फिर 2028। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एनटीपीसी है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो देश भर में थर्मल जितने भी प्लांट है बिजली पैदा करने के, उसका संचालन करता है। और ये जो गुरदीप सिंह है इसके सीएमडी, वो 2025 तक पद पर बने रहेंगे। कब तक? 2025 तक। इनको सेवा विस्तार दिया गया है, और इनका जो कार्यकाल है वह 31 जुलाई 2025 तक रहेगा। एनटीपीसी की बात करें तो मैंने इसका फुल फॉर्म बता दिया। इसकी स्थापना की बात करें तो 1975 में हुआ था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस भारतीय द्वारा पहला ऑस्कर पुरस्कार जीता गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनका हाल ही में निधन हो गया, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है भानु अथैया, AR रहमान, अनिल कपूर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बहुत से लोगों को पता होगा, भानु अथैया इसका राइट आंसर है। इनको गांधी जी में कॉस्ट्यूम डिजाइन, गांधी जी एक फिल्म थी उसके कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था 1982 में। कब दिया गया था? 1982 में।
और 2012 में इन्होंने जो है वो ऑस्कर पुरस्कार को वापस कर दिया था उसके संरक्षण के लिए। उनको डर था कि मेरे मृत्यु के बाद, मतलब कि जब भानु अथैया की मृत्यु हो जाएगी तो उसके जो पदक हैं, जो पुरस्कार हैं, उसका प्रॉपर तरीके से सम्मान नहीं किया जाएगा। इसी को देखते हुए उन्होंने जो है ऑस्कर का जो पुरस्कार था वह वापस कर दिया था। चलिए बात करते हैं, एक चीज़ यहाँ पे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको लगान और लेकिन, दो फिल्म है, लगान और लेकिन के लिए इनको कॉस्ट्यूम डिजाइन का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। राष्ट्रीय पुरस्कार मतलब कि नेशनल प्राइज भी इनको दिया गया था, नेशनल अवार्ड्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75, 100, 200 या फिर 50 रुपए का? इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 रुपए का सिक्का जो है वो विश्व खाद्य दिवस के अवसर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको बता दें इस दिन FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो 75वां वर्षगांठ है वो भी 2020 में मनाया गया। और आपको बता दें इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका रोम में है। रोम कहाँ है? तो इटली का राजधानी है। चलिए बात करते हैं, इसी का बारे में डिटेल में मैंने डिस्कशन किया था जो आपका 16 अक्टूबर का जो करेंट अफेयर्स था उसमें, तो वो वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रूस के कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 का भारत में प्रयोग किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन है भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड या फिर सिप्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड जो है वो स्पुतनिक 5 का जो जांच है वो भारत में करेगा। भारत में लोगों के ऊपर इसका टेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें स्पुतनिक 5 जो है वो दुनिया में कोविड-19 का पहला जो वैक्सीन है वो रूस के द्वारा तैयार किया गया था। हालांकि इससे जुड़े हुए कई विवाद सामने आए, लेकिन अंततः रूस में इसका प्रयोग जो है वो चल रहा है। आपको बता दें ये जो इस प्रकार की जो जांच या फिर इस प्रकार का जो प्रयोग है उसका जो आपका अनुमति लेना होता है वो लेना होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। और अभी जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वो है VG सोमानी। VG सोमानी अभी जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। आपको बता दें रसिया इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा जो है इन्वेस्टमेंट करेगा और भारत को वैक्सीन उपलब्ध कराएगा यदि सभी प्रकार के जांच में जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है वो सफल हो जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पहले एक चीज़ यहाँ पे और बता दूं, जो सीरम इंस्टीट्यूट है ये भी जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो तैयार हो रही वैक्सीन है उसके ऊपर जो है भारत में ट्रायल कर रहा है। भारत में जो है इसके लिए जांच कर रहा है। भारत बायोटेक का एक जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, आपने नाम सुना होगा कोवैक्सीन, इसका जो ट्रायल है वो चल रहा है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के बारे में अभी मैंने बताया कि ये स्पुतनिक 5 के बारे में जो है भारत में प्रयोग कर रहा है। बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। CRPF अपने अधिकारियों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने के लिए DRDO, कौन सा DRDO और किस IIT के साथ समझौता किया है? तो CRPF अपने अधिकारियों को तकनीकी रूप से अनुसंधान के क्षेत्र में ज़्यादा जो है अच्छा बनाने के लिए समझौता किया है। किस IIT के साथ? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मुंबई, गुवाहाटी या फिर कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो CRPF है इसने IIT दिल्ली के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत जितने भी CRPF के मैक्सिमम 500 जो अधिकारी हैं उनको तकनीकी रूप से अनुसंधान के क्षेत्र में जो है ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इसके तहत बता दें कि जो CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं वो है AP महेश्वरी जो IPS हैं, इन्होंने जो है ये समझौता किया है IIT और DRDO के साथ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? CRPF की तो ध्यान रखेंगे, CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। और ये जो CRPF है इसका पहले से नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ 28 दिसंबर 1949 को तो इसका नाम रख दिया गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स नाम रख दिया गया। इसका सबसे बड़ा काम है वो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और दूसरा भारत में चुनाव करवाना इसका सबसे बड़ा काम है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मिशन शक्ति किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उड़ीसा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उड़ीसा है, उड़ीसा ने मिशन शक्ति शुरुआत किया है। और नाम से ही पता चल रहा है ये जो मिशन शक्ति है महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है शुरू किया गया है, ताकि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, जो क्राइम्स है वो घटे। ठीक है, इसके लिए 1535 पुलिस स्टेशनों को विशेष दर्जा के रूप में जो है उत्तर प्रदेश में दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है तथा इसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। इस प्रकार की योजनाएं कितनी कारगर होती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जैसा अभी हालात है लगता नहीं कि इसमें कुछ ज़्यादा सुधार होने वाला है। चलिए फिर भी पॉजिटिविटी बनाए रखना चाहिए, शायद कुछ अच्छा हो जाए महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में खास तौर से। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, मतलब कि विश्व में जो है भूख के लिए जो इंडेक्स है, किस देश में कितने लोग भूखे रहते हैं, इस प्रकार के जो इंडेक्स है उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 108, 109, 107 या फिर 94? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 रैंक मिला है 107 देशों में। 107 देशों में 94 रैंक मिला है भारत को, तो काफ़ी खराब स्थिति है यहाँ की। एक चीज़ बता दो, जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें 2019 में भारत का रैंक था 102, 2018 में जो इसका रैंक था वो था 103। तो थोड़ा सा तो कमी आया है, लेकिन इसे इतना भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। भारत में इतने सारे अनाज के जो हैं वो पैदा होते हैं, फिर भी यहाँ के लोग अगर भूखे रह रहे हैं तो ये भारत के लिए बहुत ही चिंता की विषय है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कला संस्कृति विकास योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है ये जो कला संस्कृति विकास योजना, ठीक है। ऑप्शन है संगीत नाटक अकेडमी, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो संस्कृति मंत्रालय है इसके द्वारा प्रमुख रूप से जो डिजिटल रूप से जितने भी कला संबंधित प्रोग्राम्स होते हैं, जो कल्चर रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए डिजिटली ये जो प्रोग्राम है इसको शुरू किया गया है। क्योंकि कोविड-19 के बाद से ही सभी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है पूरी तरह से बंद थे और इनमें किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो रहा था। इसी को देखते हुए डिजिटल रूप से कला के क्षेत्र में विकास को सुनिश्चित करने के लिए कला संस्कृति विकास योजना शुरू की गई है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आईएनएस सिंधुवीर भारत किस देश को सौंपेगा? ऑप्शन से बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार या फिर इंडोनेशिया। राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, जो भारत का पड़ोसी देश भी है। इसको सिंधुवीर नामक जो आईएनएस सिंधुवीर, ध्यान रखेंगे आईएनएस सिंधुवीर नामक जो पोत है, जो आपका जल पोत है, वो सौंपा जाएगा। आपको बता दें इसे जो सौंपने की नीति है वो सागर नीति के तहत शुरू की गई है। म्यांमार की राजधानी नायपीडाव है, नायपीडाव, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा है क्यात, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया जो 17 और 18 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको। कल आएगा रिवीजन और इस रिवीजन सेक्शन में हम लोग बात करेंगे पूरे वीक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, तो ध्यान से जुड़े रहिएगा। ये जो कल पार्ट आएगा वो आपका बेस्ट 200 सीरीज का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग इस वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।